कोई 180 लेक्चर तो होने चाहिए ना। एक तरह कहते हैं हमें सवाल भी कराएं, प्रैक्टिस भी कराएं, पेपर भी पास होना चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं हमें छोड़ दें। अब ये दोनों डिफरेंट बातें हैं। कोई इस टाइम का सवाल लेके आ जाता है, इसमें क्या मसला था, फिर जब कराने लगते हो कहते हैं नहीं छोड़ें। ओके पेपर ओके। IS 33 निकालें 10-15 मिनट ज़रा। वैसे मैंने आपको बता दिया वह चीज़ें लाइट मोड पे आ गई हुई हैं। हाँ, किसी के पास वो सफ़े मिसिंग तो नहीं है जो हमने 7-8 लेक्चर्स के इकट्ठे नोट्स बांटे थे? जी वो बांटे, हाँ ये वाला इस पेज 377। ओके हाइब्रिड में भी देते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का इफेक्ट के ऊपर आज क्लास है। और बताओ, और बताओ क्या यार, हद होती है। हर कोई ये पूछ रहा है, यानी कि हम ही सुबह बेगम पूछ रही थी कितने बजे जाना है, तुम पूछ रहे हो एक्स्ट्रा पढ़ाने नहीं, किधर जाएं। तो घर वालों से बात करने का टाइम नहीं आ, जाते हुए सुबह फ़ोन पे बात की है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। तो इतनी टेंशन पड़ी हुई है आजकल, हमें आपसे ज़्यादा टेंशन पड़ी हुई है आपको छोड़ने की। लेकिन क्या करें, चीज़ें लिफाफे में डाल के तो नहीं दे सकते। पीओ सेटिस्फाइड ओवर टाइम एट अ पॉइंट इन टाइम नहीं हो सकती। शेयर ऑप्शंस और वारंट एट अ पॉइंट इन टाइम, वो 4000 वाले लेक्चर होते हैं वो एकदम भेज देते हैं। वो अगला समय तो एट अ पॉइंट इन टाइम मैंने ले लिया है, अटेंड तो वो भी करने पड़ते हैं। शेयर ऑप्शंस और वारंट्स नहीं, ये जो 4000 में लेक्चर बेचते हैं वो तो एट अ पॉइंट इन टाइम ही बेचते हैं ना। अपना रेवेन्यू तो एट अ पॉइंट इन टाइम वो रिकॉर्ड करते हैं। तो बाकी आप तो आहिस्ता आहिस्ता ही लेंगे कस्टमर। अच्छा, शेयर ऑप्शंस और वारंट्स। शेयर ऑप्शंस इशूड बाय एन एंटिटी आर आल्सो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। पोटेंशियल मींस के फ्यूचर में ये शेयर्स में बदल सकते हैं। एंड एक्सरसाइज ऑफ सच ऑप्शन विल ब्रिंग सम रिसोर्सेज टू बिजनेस। इस लाइन का मतलब बताएं। जब आप शेयर ऑप्शंस इशू करेंगे तो बिजनेस में कैश क्यों आएगा? वो बोले नहीं 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 भाई आपको याद है ये जो शेयर ऑप्शंस होती थी वो होता था कि शेयर बाजार में 15 रुपए के आप 12 रुपए का ले लेना। टैक्स में भी आपने यही पढ़ा हुआ, एम्प्लॉय को हम ऑफर करते हैं शेयर बाजार में 15 के आप 12 का ले लेना, तो कंपनी के पास पैसा तो आएगा ना, ये बात कर रहा है वो। एक्सरसाइज ऑफ सच ऑप्शन विल ब्रिंग सम रिसोर्सेज टू द बिजनेस which may not dilute the earning. However, if option exercise price is less than market price, यही तो सारे सवालों में होता था। इसको हम आउट ऑफ मनी कहते थे या इन द मनी? हमने तो नहीं कहा था कभी इन द मनी, ये तो मैंने पहली दफा क्लास में लफ्ज पढ़ा है। तो अगर आप बता दें, अगर एक्सरसाइज प्राइस 20 रुपए है और फेयर वैल्यू 30 रुपए है, तो इस वाले को हम डाइल्यूटेड ईपीएस में लेते थे या नहीं लेते थे? लेते थे, याद करें ना। अच्छा कोई रट्टा नहीं है, सादा सी बात है, बाजार में 30 की मिल रही है, आपको 20 की मिल रही है, आप लेंगे या नहीं लेंगे? इसको डाइल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन में लेते थे। इसको कहते हैं इन द मनी, यानी लोग पैसे देने को तैयार होंगे। लेकिन अगर ये आउट ऑफ मनी होती थी तो फिर हम इसको नहीं लेते थे। वो कब होती थी आउट ऑफ मनी बोले? जब एक्सरसाइज प्राइस ग्रेटर होती थी फेयर वैल्यू से। नोट कर लिया? तो इन द मनी ऑप्शंस हो तो हम पसंद करेंगे, लेकिन अगर आउट ऑफ द मनी हो तो नहीं पसंद करेंगे। भाई वो हाइब्रिड में भी नोट्स देने हैं, दे दिए, मिल गए आप लोग? ओके। However, if the options exercise price is less than average market price, the option holders will get extra shares for which resources will not be increased. तो मैंने आपको बताया था इसमें थोड़े से फिर आपको उनको बोनस शेयर्स दे रहे होंगे, तो बोनस शेयर्स दे रहे होंगे। These extra shares are treated as dilutive because they will not contribute towards earning, but number of shares will increase. इसको हम कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ ऑप्शंस इन इश्यू डिवाइड बाय एवरेज मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय फ्री का फैक्टर लगाते थे। ये तो आप लोगों को चीज पता है। अच्छा ये जो होती थी वर्किंग 3, इसमें डाइल्यूटिव ईपीएस के, जब डाइल्यूटिव ईपीएस निकालते थे तो उसमें जो न्यूमरेटर होता था, वारंट्स के केस में तो 0 होता था ना, सिर्फ डिनोमिनेटर में क्या आते थे? शेयर्स। Diluted EPS will be calculated by adding these free shares in the weighted average number of shares in basic calculation. However, these will not impact the earnings. आपको याद होगा, however, this will not impact the numerator.
रेटर, ये तो पता ही आपको बात। अच्छा, ऑर्डर ऑफ डाइल्यूशन किस वर्किंग में निकालते थे? ऑर्डर ऑफ डाइल्यूशन वर्किंग 2 में, और उसको अप्लाई किस वर्किंग में करते थे? वर्किंग 3 में। इन डिटरमिनिंग वेदर पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स आर डाइल्यूटिव और, बोले नफ्स, इन डिटरमिनिंग वेदर पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स आर डाइल्यूटिव और ईच इशू ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल होते कौन कौन से हैं? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और कन्वर्टेबल शेयर ऑप्शंस। लफ्ज नहीं बोलना, लफ्ज बोलने शेयर ऑप्शंस। In determining whether potential ordinary shares are dilutive or anti-dilutive, each issue or series of potential ordinary shares is considered separately rather than in, इसीलिए हम सेपरेटली करने के लिए वर्किंग नंबर 2 करते थे, ताकि हर एक को सेपरेटली देखा जाए। The sequence in which these are considered may affect whether they are dilutive, फिर इसका सीक्वेंस बनाते थे। Therefore, to maximize the dilution of basic EPS, each issue of potential is considered in sequence for most dilutive to, सबसे पहले कौन सा डालते थे? Most dilutive, सबसे पहले कौन सा डालते थे? और उसके बाद least dilutive, that is dilutive potential ordinary shares with lowest EP earning incremental are included in diluted EPS calculation before those with a higher, हायर और लोअर वाली बात क्या है? ये देख लें, किसी भी सवाल को खोल के देख लें। असल में ये एमसीक्यूज में कोई लाइन वगैरह आ सकती है, इस वजह से बस 7-8 मिनट का सब्र कर लें, बस फिर ये ख़त्म है बात। पास्ट पेपर का कोई भी सवाल खोल के देख लेते हैं, मिसाल के तौर पे क्वेश्चन 4 ही खोल के देख लेते हैं, जो पहले दिन हमने डाइल्यूटिव ईपीएस का किया था। 451 पे सोल्यूशन। अच्छा, ये वर्किंग 2 और 3। अब पढ़ें, ये सबसे ज्यादा डाइल्यूटिव थी और ये कम डाइल्यूटिव थी, लेकिन नीचे डाल के पता चलता है कि डाइल्यूटिव कौन सी है और एंटी डाइल्यूटिव कौन सी है। अब पढ़ें फिक्रा। Sequence in which potential ordinary shares are considered may affect whether they are dilutive. Therefore, to maximize the dilution of basic EPS, to maximize the dilution of basic EPS, इस EPS को maximum dilute करने के लिए, to maximize the dilution of basic EPS, each issue of series of potential ordinary shares, each issue of series of potential ordinary shares is considered in sequence from most dilutive to least dilutive. That is dilutive potentially shares with lowest incremental earning, are included in diluted EPS calculation before, इनको पहले डालो, those with higher, और higher को बाद में डालो। Options and warrants are generally included first because they do not affect the numerator. Options और warrants को हमेशा पहले डाला जाता है क्योंकि ये न्यूमरेटर को इफेक्ट नहीं करते। ये बोलिए। अच्छा, क्या मैं ये कह सकता हूँ ऑप्शंस को हमेशा डाला जाता है डाइल्यूटिव ईपीएस की कैलकुलेशन में? डाइल्यूटिव ईपीएस की कैलकुलेशन में नहीं, ऑप्शंस माय डियर कन्वर्टेबल नहीं होती, ये बात याद रखना। कन्वर्टेबल क्या होते हैं? कन्वर्टेबल होते हैं लोन्स वगैरह, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वगैरह। ऑप्शंस के साथ कन्वर्टेबल नहीं बोलना। ऑप्शंस और वारंट्स एक्सरसाइज किए जाते हैं और फाइनेंशियल लायबिलिटीज और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट किए जाते हैं। मैंने एक सवाल पूछा था कि ऑप्शंस और वारंट्स, अच्छा क्या ये सारे के सारे पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं? जी। क्या, अगला सवाल, क्या ऑप्शंस को हमेशा डाइल्यूटेड ईपीएस वाली कैलकुलेशन में मैं लाऊंगा वर्किंग 3 में? नो। अगर ये आउट ऑफ कैश हुई तो यहीं काट देते थे। आगे लाना तो एक एमसीक्यू की बेस बना रहा हूं जो हमने पार्ट बी में करना है। बोले कि मैंने क्या लफ्ज बोले?
क्या ये सारे पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं? हाँ हाँ, बाय नाम तो ये सारे पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, फ्यूचर में शेयर्स में बदल सकते हैं। अगला सवाल, क्या सारे के सारों में से अगर एक ऑप्शंस की बात करूं, क्या ये ऑप्शंस हमेशा डाइल्यूटिव ईपीएस की कैलकुलेशन में आएंगी? क्योंकि इनका न्यूमरेटर जीरो होता है, हमेशा आएंगी। कब हमेशा नहीं आएंगी? जब ये आउट ऑफ मनी का क्या मतलब है? बाजार के अंदर ये कितने का शेयर मिल रहा है? 20 रुपए का, और आप दे रहे हैं 22 रुपए का। आपने तो वैसे 22 का इसलिए दिया होगा, बाजार में महंगा होगा, लेकिन आपका बदनाम होगी तो नीचे चला गया, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो ये एक एमसीक्यू में बात होगी तो फिर क्लियर हो जाएगी। बस जी, मुक गई गल। ओके, प्रेजेंटेशन। एन एंटिटी शुड प्रेजेंट इन पी एंड एल, बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। जहां पी एंड एल बनता है ना, वहां पे एंड के ऊपर आपने बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस शो करनी होती है। इसमें कहाँ है सर्च की कमांड? मिल रही है कहाँ? ऊपर कहाँ? ये तो मेरे ख्याल से पता नहीं क्या ढूंढेगा। एनुअल रिपोर्ट, ढूंढ लिए जाके, तो खोल भी दो। पहली दफा खोल रहे हैं ना, परेशान हो गया। इसमें तो मिल ही जानी चाहिए ना, पुराने में। ओहो, ओके जी। अच्छा एक बात बताएं, पेपर में एक सवाल आया कि पी एंड एल के एंड पे बेसिक ईपीएस शो की जाती है या टीसीआई के एंड पे बेसिक ईपीएस शो की जाती है? तो क्या जवाब देके आएंगे? ये देखें, अच्छा आजकल ऑर्गेनाइजेशंस अक्सर ये कर रही हैं कि एक सफ़े पे बनाती हैं पी एंड एल, और फिर पैट को अगले सफ़े पे ले जाती हैं और उधर बनाती हैं अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम, और इधर हेडिंग देती हैं पी एंड एल, प्रॉफिट और लॉस। ये निकल आता है पैट, और पैट के बाद ये निकाल लेती हैं ईपीएस, बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस। ये 46.102 नोट आपको मैंने कराया था पास पेपर क्वेश्चन 4 का। इसमें बताया होगा कि कितनी अर्निंग यूज हुई है बेसिक ईपीएस में और कितनी यूज हुई है डाइल्यूटिव ईपीएस के अंदर। उसके बाद अगले सफे पे हेडिंग देती हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ऊपर से पिछले सफे से पैट लाती हैं, फिर ओसीआई वगैरह डाल के टीसीआई, बट हियर इज नो बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस। So let's watch the presentation. Entity should present in P&L. तो बिल कहां बेसिक ईपीएस डाइल्यूटेड ईपीएस से आजकल लोग शो कर रहे हैं? P&L के नीचे या ओसीआई के नीचे? P&L के नीचे। क्लियर? The basic and diluted EPS should be presented even if it is a negative figure. Done. The basic EPS and diluted EPS should be presented with equal prominence for all the periods. Equal prominence. बड़ा बड़ा करके नजर आए कि ईपीएस शो कर रहे हैं। ठीक है, प्रोमिनेंट ही है, कौन सी फॉन्ट साइज इसका छोटा है। विद इक्वल प्रोमिनेंस फॉर ऑल द ईयर्स, दीज फिगर्स आर प्रेजेंटेड एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं लिखा, बस स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लिखा है उसके एंड पे। इफ एंटिटी रिप्रेजेंट्स अ सेपरेट P&L, if entity presents a separate statement of P&L, EPS and diluted EPS should be shown in this statement and not in the statement of okay. एक बैठे बैठे हाइब्रिड में कोई मसला ही नहीं, तो टेंशन ही नहीं होनी चाहिए, जो मर्जी हो जाए सिलेबस के साथ। इसकी कोई हाल नहीं है, मुझे हंसी आती है इस तरह की बातें सुन के। ओ मैन, व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट इट इज। इस कंपनी ने ना, कीनिया वाली ने P&L और ओसीआई इकट्ठा शो किया हुआ है। ठीक है जी, अब ये क्या करे? इसके लिए हल है ये वाली लाइन, द बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। पहले तो उसने लिखा था P&L में शो करे,
फिर उसने लिखा बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस शुड बी प्रेजेंटेड विद इक्वल प्रोमिनेंस, दीज फिगर्स प्रेजेंटेड एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। एसओसीआई में पीएनएल ओसीआई सब आ गया। अब कहते हैं उसके नीचे शो कर दो, तो इन्होंने पैड के फौरन नीचे शो नहीं की, पैड के बाद ओसीआई डाला, फिर टीसीआई निकाल लिया, फिर अर्निंग शो कर दी है बेसिक ईपीएस। तो अब असूल क्या बन गया, अगर पीएनएल और ओसीआई अलग सफे पे है, पीएनएल के सफे के एंड पे, और पीएनएल और ओसीआई एक सफे पे है, तो फिर पीएनएल ओसीआई के दरमियान में कोई कबाब में हड्डी नहीं बनना, फिर आपने नीचे आ जाना, एंड के ऊपर आ जाना। अच्छा, अगर आपकी बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस बराबर है ना, क्योंकि कई दफा डाइल्यूशंस नहीं होती, तो फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं बेसिक एंड डाइल्यूटेड लफ्ज, यानी दोनों को अलग अलग लिखना जरूरी नहीं है। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमने दो बातें सीखी। नंबर 1, एक हमने ये सीखा कि पीएनएल ओसीआई एक सफे पे हो तो पीएनएल के नीचे कुछ ना करें, ओसीआई करें, पीसीआई के नीचे डालें, और अगर अलग अलग सफों पे हो तो फिर पीएनएल के नीचे डाल दें। ये पढ़ें, इफ डाइल्यूटेड ईपीएस इज रिपोर्टेड फॉर, अच्छा सॉरी, इफ एंटिटी प्रेजेंट सेपरेट पीएनएल, अगर आप सेपरेट पीएनएल बनाएं, द ईपीएस एंड डाइल्यूटेड शुड बी शोन इन दिस स्टेटमेंट, इन दिस स्टेटमेंट, फिर पीएनएल में शो करें आप। लाइन क्यों नहीं लग रही मेरे से? इन दिस एंड नॉट इन द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। पैकेजेस में जाके देखें ना, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की खाली जगह छोड़ी हुई है। If diluted EPS is reported for at least one period, it shall be reported for all periods. जाहिर बात है, अगर diluted EPS इस साल की शो की हो तो पिछलों की भी शो करें, even if it equals the, चाहे बेसिक के बराबर है फिर भी शो करनी है। If basic and diluted EPS are equal, Dole presentation can be accomplished in one line. Got it? Got it? Dole presentation is accomplished in one line. So tell me 3 to 4 rules. Number 1, P&L इस सफे पे, OCI इस सफे पे, तो कहां डालें? नहीं, पूरी बात करें, एट द एंड ऑफ P&L, और P&L OCI एक सफे पे, तो P&L OCI के बाद बिल्कुल एंड पे डालें। और अगर बेसिक डाइल्यूटेड बराबर है तो 2 लाइनें भी डाल सकते हैं बेसिक और डाइल्यूटेड की, या एक लाइन आइटम डाल दें जिसका नाम रख दे बेसिक एंड, तो इट इज हाउ इट विल बी प्रेजेंटेड। अगले पेज पे आ जाए। चलें जी, मुक गई, गलादा सफा रह गया। यूजफुलनेस बताएं जी ईपीएस की। द ट्रेंड, इंप्रूवमेंट भी आ सकती है ईपीएस में, और डिटीरियो इन एनी एंटिटीज पब्लिश्ड ईपीएस फिगर इज ऑफन अ रिलायबल इंडिकेटर फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस। रिलायबल इंडिकेटर है, confirm. There are number of reasons for this. EPS measures entity performance from the viewpoint of investors. बेसिकली ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स ने असल में पैसा डाला होता है ना, तो नीचे आते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। इट शोज द अमाउंट ऑफ अर्निंग अवेलेबल टू ईच ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। दिस मीन्स दैट ईपीएस टेक्स द इफेक्ट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इनटू अकाउंट अगर हो। इट ऑल्सो टेक्स शेयर इश्यूज इनटू, प्रेफरेंस डिविडेंड को अकाउंट फॉर करती है, डजंट मीन कि उसको प्लस करती है, मतलब प्रेफरेंस वालों को फारग करती है, और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स लेती है ताकि पता चले प्रॉपर तरीके से। तो बताएं जी, ईपीएस मेजर्स एंटिटीज परफॉर्मेंस फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर ने सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स ऑर्डिनरी वाले दिए हैं। इट शोज द अमाउंट ऑफ अर्निंग अवेलेबल टू, वो कौन सी अर्निंग होती है? दिस मींस दीज आर आफ्टर डिविडेंड। इफेक्ट का मतलब आफ्टर, दीज आर आफ्टर डिविडेंड। कौन सा वाला? सिर्फ इरिडीमेबल। रिडीमेबल तो पहले ही माइनस हो गया होता है। डाइल्यूटेड ईपीएस ना एक वार्निंग होती है कि फ्यूचर में अगर उन्होंने भी शेयर्स हो गया तो याद रखना फिर हमारे ओनर ज्यादा हो जाएंगे, अर्निंग ज्यादा लोगों में हमें तकसीम करनी पड़ेगी। Diluted EPS can provide early warning of any changes to investors' future return on their investment due to future share issues. जाहिरी बात है, जिन लोगों से आपने उधार लिया हुआ है, अब उनको अपना अगर ओनर बना देंगे तो फिर पैसा लेने वाले, पैसा भी वैसे बढ़ेगा, लेकिन पैसा लेने वाले ज्यादा लोग हो जाएंगे। तो अगर कभी भी प्रॉफिट कम आया, कोई भी मसला आया, तो आप जरा देनी तौर पे तैयार रहना, एक अर्ली वार्निंग है। EPS not only helps measures an entity's current financial standing but also helps track its past performance. ठीक है। In particular EPS,
तो क्या क्या बातें हो गई अब? नंबर 1, व्यू पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर्स, इट टेक्स इनटू अकाउंट शेयर ऑल्सो, अर्ली वार्निंग ऑफ एनी चेंजेस टू पोटेंशियल रिटर्न, एंड इस तरह थोड़े थोड़े पॉइंट्स, पास्ट परफॉर्मेंस भी पता चल जाती है। इन पर्टिकुलर ईपीएस हेल्प इन्वेस्टर टू आइडेंटिफाई, अच्छा अब इन्वेस्टर्स को कैसे आइडेंटिफाई हेल्प करती है? नंबर 1, इट आइडेंटिफाई सूटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बाय कंपेयरिंग परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट। जाहिर बात है, एक कंपनी की 10 रुपये ईपीएस है, दूसरी कंपनी की 15 रुपये ईपीएस है, तो लोग कहेंगे कंपनी ए की 10 ईपीएस है और कंपनी बी की 12 ईपीएस है, तो कंपनी बी इज बेटर। टू कंपेयर फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ एन एंटिटी ओवर द ईयर्स, विद इन कंपनीज भी कंपैरिजन कर सकते हैं और उसी कंपनी के डिफरेंट सालों का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। टू प्रिडिक्ट फ्यूचर डिविडेंड पे आउट, टू प्रिडिक्ट यानी अर्न कर लिया ना तो फ्यूचर में भी इंशाल्लाह इतना ही अर्न करने लेंगे, तो उसमें से डिविडेंड देते रहेंगे। टू अर्न फ्यूचर डिविडेंड पे आउट ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, एज हायर ईपीएस मींस मोर विच सजेस्ट एंटिटी में इंक्रीज इन डिविडेंड। तो एक तो आप कंपेयर करेंगे एंटिटीज को, डिफरेंट एंटिटीज को, एक आप ओवर द ईयर अपनी ही एंटिटी को कंपेयर करेंगे, और डिविडेंड पे आउट आपका जो है वो बेटर होगा अगर आपकी ईपीएस बेटर है। ईपीएस इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डिटरमिनिंग अ पी रेशो। पी रेशो हमारे सिलेबस में नहीं है। पी रेशो होती है ऊपर शेयर्स की मार्केट वैल्यू रख दो और नीचे ईपीएस रख दो। पी रेशो इज ऑफन यूज्ड बाय इन्वेस्टर्स इन स्टॉक मार्केट। A high PE ratio usually indicates that stock exchange expect stronger performance. लिखें high, then stock exchange expect better performance। ये मैं EPS ने ये निकलवा नहीं रहा क्योंकि ये इंशाल्लाह निकलवाएगा नहीं, एहतियातन फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। स्टॉक एक्सचेंज एक्सपेक्ट पी रेशो हायर द बेटर, स्टॉक एक्सचेंज एक्सपेक्ट बेटर परफॉर्मेंस फ्रॉम द कंपनी इन फ्यूचर। The higher the PE ratio, the better is for the reliable EPS means reliable PE ratio, leading to better informed decision by investors. अच्छा वैसे पता नहीं अब बात करनी चाहिए या नहीं, 2-3 मिनट चले कर लेते हैं। हायर पी रेशो बच्चों को असल में बुरी लगती है कई दफ़ा। ऊपर क्या रखने? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, और नीचे क्या रखने? ईपीएस। ठीक है, एक कंपनी की ईपीएस है 4 रुपए, दूसरी कंपनी की ईपीएस है 4 रुपए। इसका शेयर मिल रहा है मार्केट में 20 रुपए का, इसका शेयर मिल रहा है 15 रुपए का। बताएं किसकी पीई रेशो ज्यादा है? 5 पीई रेशो है, 3.8। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि बेटर है, हम कह रहे हैं कि बेटर है ज्यादा, लेकिन लोग कहते हैं कि 4 रुपए कमाने के लिए 15 रुपए का शेयर बाजार से खरीद लो। बच्चों को यह समझ आता है, 4 रुपए कमाने के लिए 15 रुपए का शेयर बाजार से खरीद लो, और 4 रुपए कमाने के लिए 20 रुपए का शेयर बाजार से खरीद लो, तो तुम्हें डॉगी ने काटा है। इधर तुम 4 रुपए कमा सकते हो 15 रुपए इन्वेस्ट करके, और इधर तुम कितने कमा रहे हो? 4 रुपए। कितने इन्वेस्ट करके? तो देखने में ऊपर के एतबार से मसला लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। असल में ये कंपनी स्ट्रांग होती है, इनके शेयर्स की डिमांड बढ़ जाती है मार्केट में। जब डिमांड बढ़ जाती है मार्केट में तो महंगा शेयर मिलना शुरू हो जाता है। महंगे का मतलब है फ्यूचर में ये 4 रुपए 5, 6, 7, 8 रुपए में बदलेंगे। इस वजह से लोग महंगा खरीद रहे हैं, वरना लोगों को इतनी अकल है कि अगर दोनों जगह ही 4 रुपए आज कमा रहे हैं तो बेहतर है ये खरीदें। लेकिन उसने लाइन क्या लिखी है? P ratio is often used in making stock market decision. High P ratio indicates a stock exchange expects stronger performance. आज stronger performance शायद आपको नजर नहीं आ रही। We are expecting stronger performance in future. फ्यूचर में stronger performance आएगी, क्योंकि इतनी अकल तो लोगों में है कि अगर 4 रुपए दोनों कम कमा के दे रही हैं तो 15 रुपए इन्वेस्ट करके ले लें। लेकिन वो क्यों पागल हैं? 20 रुपए क्यों दे रहे हैं? क्यों महंगा हो गया इनका शेयर?
महंगा इसलिए हो गया, इनका शेयर के शेयर मिल नहीं रहा बाजार के अंदर। लोगों ने सुना है कि फ्यूचर में इसके बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। तो अब बोलें ये 5 क्यों बेटर है, a high PE ratio is better, बोलें बिकॉज इन, वही फिक्रा लिखवाए ना, बिकॉज पीपल एक्सपेक्ट दैट इट विल, पता नहीं कहां निकल गए हम, इट विल शो बेटर परफॉर्मेंस इन फ्यूचर। देखने में ये वाली कंपनी बेटर लग रही थी, लेकिन ठीक है। लोग 4 रुपए कमाने के लिए 20 रुपए क्यों देने को तैयार हैं, जरा बोलें, लोग 4 रुपए कमाने के लिए 20 रुपए देने को क्यों तैयार हैं? इसकी एक अजीब सी मिसाल देता हूँ। दोनों दुकानों से बोतल मिल रही है। अब आपने एक दुकान से महंगी इसलिए खरीदी कि उसमें क्वालिटी अच्छी, क्वालिटी थी, सेहत थी, हाइजेनिक थी। बर्गर 2 दुकानों से मिल रहा है, एक दुकान से 20 रुपए का मिल रहा है, दूसरी दुकान से 18 रुपए। आपने 20 रुपए वाला खरीदा, आपने कहा क्वालिटी अच्छी है, सेहत को भी तो देखना है दोनों में एक ही चीज़ मिसाल के तौर पर। वो कहते हैं मेरे परदादा के ज़माने की बातें करें, 20 रुपए का बर्गर, तब बर्गर ही नहीं था। कुरकुरे तो मिल जाते हैं ना 10 रुपए के। ओके, अब कम से कम मेन हेडिंग्स थोड़ी थोड़ी ज़रा याद कर लीजिएगा। आ जाए जी रेशोस की तरफ। अच्छा, रेशोस में ना थोड़ा सा ज़रा फ्रेश माइंड चाहिए, बातें आसान आसान सी हैं इंशाल्लाह, वो अपने माइंड को रिफ्रेश करें भाई। वेल डन। अच्छा जी, रेशोज में जी हमने 5 रूल बनाए हैं। ये 5 रूल आपको आज हम भेज देंगे। अच्छा जी, अच्छा, ये है प्रॉफिट, मिसाल के तौर पे 40 रुपए। अच्छा, थोड़ा सा अटेंशन से सुनना है। ये है प्रॉफिट, ये है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बता दें, प्रॉफिट ऊपर रखा पीबीआईटी, नीचे रखा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो पीबीआईटी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, तो व्हाट इज माय रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड? 40%। कोई भी रेशो ले सकते हैं, कोई भी रेशो ले सकते हैं। अच्छा, अगर न्यूमरेटर ज्यादा हो, ये मैं रेशो बिफोर चेंज रख रहा हूं, ये आफ्टर चेंज रख रहा हूं। अगर न्यूमरेटर ज्यादा हो, अगर न्यूमरेटर ज्यादा हो, तो बताएं जी, पुरानी रेशो 40 है, नई रेशो +5 लें जी। मैंने यहां +5 डाला तो ये कितना हो गया? 45। तो बोले न्यूमरेटर बढ़ने से हमेशा रेशो बढ़ जाती है, न्यूमरेटर बढ़ने से हमेशा रेशो बढ़ जाती है। सादा सी बात। कितना था? 40 डिवाइडेड बाय, कुछ नोट नहीं करना, बस अटेंटिवली समझना है। ये 4 रूल, 3-4 रूल तो बच्चों वाले हैं। इज इक्वल टू 40%। न्यूमरेटर बढ़ने से रेशो हमेशा बढ़ जाती है। क्लियर? ओके। सिर्फ न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर नहीं, ओनली न्यूमरेटर इंक्रीज। तो इससे रेशो क्या होगी? ओनली न्यूमरेटर डिक्रीज, ओनली न्यूमरेटर डिक्रीज। -5 डालता हूं मैं, -5 डालता हूं। ये बिफोर चेंज था, ये आफ्टर चेंज। ओनली, ये मैथमेटिक्स की बातें हो रही हैं। अगर न्यूमरेटर को कम कर देंगे तो जल्दी बताएं क्या होगा? इधर मत देखें, रेशो कम हो जाएगी। कितनी होगी? 35%। सो 40 42 हो जाएगा, तो 40 38 हो जाएगा, तो अच्छा, अब डिनोमिनेटर की तरफ आए। अगर ये बढ़ जाएगा, सिर्फ ऊपर वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ा,
ये बढ़ जाएगा तो फिर ये ऑपोजिट होगा, ये क्या हो जाएगा? ओनली डिनोमिनेटर इंक्रीज, तो क्या होगा बोले? रेशो ओनली, हाँ हाँ कम लिखना था वो मैंने, तो रेशो क्या हो जाएगी बोले? कम हो जाएगी, डिक्रीज। अच्छा, ओनली न्यूमरेटर डिक्रीज, ओनली न्यूमरेटर डिक्रीज, बोलें जी, ओनली न्यूमरेटर डिक्रीज। डिनोमिनेटर लिखना था, ओहो ये जो खुद घर में चीजें बंदा लिखता है ना, बस इसमें कोई टेंशन नहीं होती ना। सही कौन सा? अच्छा, ओनली डिनोमिनेटर डिक्रीज, बताएं जी। ओनली डिनोमिनेटर डिक्रीज, इसके डिक्रीज होने से, अब चार रूल सिंपल से बता दें। ऊपर वाले के बढ़ने से ये, सिर्फ ऊपर वाले के, नीचे वाला को इफेक्ट नहीं पड़ा, सिर्फ ऊपर वाले के बढ़ने से ये, ऊपर वाले के कम होने से ये, नीचे वाले के बढ़ने से कम हो जाएगा, और नीचे वाले के कम होने से बढ़ जाएगा। अब जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है आज, जिसकी बेस पे हमने पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 12 करना है, डेट इज बोथ चेंज विद इक्वल अमाउंट, बोथ चेंज विद इक्वल अमाउंट। मुझे कोई ऐसी मिसाल नहीं मिली जिसमें बोथ चेंज विद अनइक्वल अमाउंट हो, ये भी करना हुआ कर लेंगे कल, लेकिन फिलहाल बोथ चेंज विद इक्वल अमाउंट। नाउ बोथ चेंज विद इक्वल अमाउंट में रूल होगा छोटा जीतेगा, बोथ चेंज विद इक्वल अमाउंट में रूल होगा छोटा वाला जीतेगा। अभी छोटा वाला कौन है? 40 ऊपर वाला है या नीचे वाला है? ऊपर वाला है। छोटा वाला क्यों जीतेगा? एक दफा जरा लॉजिक सुन लें, फिर आपको बात पता चल जाएगी। बोथ चेंज विद चेंज, हमने इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिखा, चेंज। फर्ज कर लें ये कोई भी रेशो है, मिसाल के तौर पे ये डेट है, ये इक्विटी है, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, कोई भी रेशो है। अच्छा, लोन भी लिया मैंने कहीं से 10 रुपए का, और मैंने इक्विटी भी रेज की 10 रुपए की, ठीक है। बोथ चेंज विद इक्वल अमाउंट, बोथ चेंज विद, दोनों चेंज हुई इक्वल अमाउंट से, तो रेशो बोले बढ़ गई। अब हमारा रूल याद रखें क्या, कैसे बनेगा। अगर दोनों चेंज हो इक्वल अमाउंट से, छोटा इसलिए जीतता है कि 10 डिवाइडेड बाय 100 उसने कम परसेंट रोल प्ले किया है, और 10 डिवाइडेड बाय 40 उसने ज्यादा परसेंटेज में रोल प्ले किया है, इसलिए छोटा जीतेगा। वरना आपको पता है छोटे छोटे को हम जीतने नहीं देते, छोटा रेस लगा के देखे था हमारे साथ, तो छोटे को हम जीतने नहीं देते। लेकिन इधर मैथमेटिकली एक बात बताएं, अगर ये परसेंटेज वाली बात आपको समझ आ गई तो फिर हम कल अगर मौका मिला, वैसे ऐसा कोई सवाल नहीं मैंने देखा, बोथ चेंज विद अनइक्वल अमाउंट्स, तो ज्यादा परसेंटेज चेंज वाला जीतेगा, ज्यादा परसेंटेज चेंज वाला जीतेगा। असल में गेम परसेंटेज चेंज की है, तो परसेंटेज चेंज पेपर में निकालने का टाइम नहीं होता, इसलिए झटका तरीका क्या, हमेशा छोटा जीतेगा। असल रूल ये है, ज्यादा परसेंटेज चेंज वाला जीतेगा। लेकिन ये रूल छोड़े पर, ये अनइक्वल अमाउंट का कोई सवाल आया, मुझे अभी तक तो कोई नहीं मिला ऐसा भी, अनइक्वल अमाउंट का कोई सवाल आया तो फिर देख लेंगे। अगर इक्वल अमाउंट से दोनों चेंज हो रहे हैं तो छोटा जीतेगा को अप्लाई कैसे करना है पेपर में, ये देखें आप। लोन भी बढ़ गया 10 रुपए से, इक्विटी भी बढ़ गई 10 रुपए से, वैसे ही बैंक से लोन भी ले लिया, शेयर होल्डर से पैसा भी ले लिया, दोनों 10-10 रुपए से बढ़ गए। आप बताएं छोटा कौन है? 40। छोटा कौन है? बस छोटा बढ़ गया है, तो छोटे के बढ़ने से रेशो बढ़ जाएगी। पहले ये रूल अप्लाई करना तो सीखे ना, छोटा जीतेगा का क्या मतलब है। बोथ चेंज विद, आंखें, बोथ चेंज विद इक्वल अमाउंट, दोनों चेंज हुए किससे? इक्वल अमाउंट से। जब दोनों चेंज हुए इक्वल अमाउंट से, तो मैंने एक लॉजिक बताई है आपको कि असल में ना ये छोटा वाला इसलिए जीतता होता है कि इसकी परसेंटेज चेंज ज्यादा है और इसकी परसेंटेज चेंज कम है। ये मेरे ख्याल से 25% है, ये 10% है, कैलकुलेटर के बगैर ही हम शायद, ये 25% बढ़ रहा है और ये 10, ये अमाउंट्स में तो 10-10 बढ़ रहे हैं,
लेकिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दिस इज इंक्रीजिंग मोर, दैट्स व्हाई इट विल प्ले इट्स रोल मोर, छोटे की चलेगी इधर। ओके, अब मुझे बताएं, ये वाला काम तो करना नहीं पेपर में, क्योंकि जहां मैं छुपाया हुआ है ये काम तो आपने करना नहीं पेपर में, आप लोगों ने तो जबानी सोचा करना है पेपर के अंदर, तो ये काम तो करने का टाइम नहीं होगा। तो अगर मैं दोनों जगह 10 रुपए डालूं तो वो चेंज विद इक्वल अमाउंट रूल, तो इसमें रूल क्या है? अब छोटे भाई जीतेंगे, इसको अप्लाई कैसे करना है? अच्छा जी, दोनों जगह हमने 10 रुपए डाल दिए, जो छोटी वाली फिगर इधर पड़ी है ये बढ़ रही है, इसके बढ़ने से रेशो, बोले ना रूल अप्लाई करना सीखे ना, ये बढ़ रहे हैं। बस अब आप सिर्फ छोटे की तरफ नजर रखें, बड़ों को छोड़ें, छोटे की तरफ नजर रखें, गिर ना जाए कहीं, तो सिर्फ छोटे की तरफ नजर रखें। आप बता दें भाड़ में जाए 100 के साथ क्या हो रहा है, इसको देखना ही नहीं, मैं कह रहा हूं देखना ही नहीं 100 के साथ क्या हो रहा है। 40 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बस 40 की तरफ देखें, छोटे की तरफ देखें, छोटा बढ़ रहा है, तो छोटे के बढ़ने से, ऊपर वाले के बढ़ने से रेशो बढ़ जाएगी। डन, ओके, रेशो बढ़ी हुई है, रेशो बढ़ी हुई है। ओके, अब एक मैं चेंज करने लगा हूं, मैं चेंज करने लगा हूं दोनों को इक्वल अमाउंट से, चेंज करने लगा हूं दोनों को किससे? इक्वल अमाउंट से। -10 -10 -10 अच्छा मुझे बताएं क्या लिखा हुआ है ऊपर? बोथ चेंज विद ये लिखा हुआ है लफ्ज, तो चेंज हो रहे हैं दोनों इक्वल अमाउंट से। रूल क्या है? छोटे वाला जीतेगा, छोटे वाला, जब छोटे वाला जीतेगा तो छोटे वाला कम हो रहा है, छोटे वाला क्या हो रहा है? चेंज का लफ्ज लिखा हुआ है ना हमने प्लस से, छोटे वाला कम हो रहा है, छोटे वाला कम होगा तो छोटे वाले के कम होने से रेशो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये रूल है। अच्छा जी, अच्छा अब अगर किसी ने इस तरह करना है ना, इधर देखें, इस तरह के सवाल तो बहुत ही कम है, मुझे नहीं याद पड़ता कुछ सवाल हो, एक दो सवाल होता है जिसमें सेल ऊपर पड़ी होती है और कैपिटल एम्प्लॉयड नीचे पड़ा होता है, उसमें सेल बहुत ज्यादा होती है, न्यूमरेटर बड़े वाले सवाल बहुत कम होते हैं। आमतौर पे जितनी रेशोज हैं उसमें आपने देखा है डिनोमिनेटर ही अक्सर बड़ी फिगर होती है। चलें अगर ऐसे हो, देखें ऊपर 90 हो नीचे 30 हो, ऊपर 90 हो और नीचे 30 हो, अब बताएं अगर बोथ चेंज हो जाएं तो रूल क्या होगा? छोटे वाला, मतलब ये नहीं देखना कि 90 के साथ क्या हो रहा है, ये मैं समझाना चाह रहा हूं। यू आर नॉट सपोज टू वॉच के 90 के साथ क्या हो रहा है, आप बस देखिएगा आप बस देखिएगा 30 के साथ क्या हो रहा है, छोटे का ध्यान रखें, गिर ना जाए कहीं। ओके, अब हम चेंज करते हैं, प्लस करें माइनस करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, चेंज करते हैं, बोथ को चेंज करने लगे विद इक्वल अमाउंट। +13 +13 डन। बताएं जी जल्दी क्या होगा? नहीं, छोटा जीतेगा के रेशो पे इंपैक्ट बताएं ना, बढ़ेगी या कम होगी। अब रूल बता दें, रूल कौन सा लगेगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? ओनली वाला रूल लगेगा या बोथ? बोथ चेंज विद, इफ बोथ चेंज विद इक्वल अमाउंट, तो अब भाड़ में जाए 90 के साथ जो मर्जी होता रहे, हमें क्या है? अब आप नजर रखें किस पे? 30 पे, 30 वाला जीतेगा। 30 वाला क्या हो रहा है? 30 वाले के बढ़ने, ये नीचे पड़ा हुआ है, 30 वाले के बढ़ने से रेशो, ये नीचे वाले इसके बढ़ने से, ऊपर वाला रूल जो था, नीचे वाले के बढ़ने से रेशो वही 239% का। अच्छा ये 300% कहां से हो गया? ये क्या हुआ? हमारी परसेंटेजेस क्यों चेंज हो गई हैं? नहीं वो अच्छा हाँ ठीक है, ऊपर बढ़ा दिए फिगर्स। ओके, जो भी है रेशो डन। तो अब बता दें हमेशा रूल क्या है, अगर दोनों इक्वल अमाउंट से चेंज होंगे तो छोटा जीतेगा तो ठीक है, लेकिन अप्लाई करना भी तो आना चाहिए ना। अच्छा, लोन है 70 रुपए और इक्विटी है 60 रुपए, लोन है 70 रुपए और इक्विटी है 60 रुपए, छोटा किधर पड़ा हुआ है? नीचे पड़ा हुआ है। छोटा किधर पड़ा हुआ है? नीचे पड़ा हुआ है। अब
बोथ को मैं चेंज करने लगा हूं विद इक्वल अमाउंट, बोथ को चेंज करने लगा हूं विद इक्वल अमाउंट, +3 कितना हो गया मुझे नहीं पता, मुझे क्या ये वाला काम तो मैंने पेपर में करना ही नहीं, ये वाला काम तो मैंने पेपर में करना ही नहीं, मैंने तो सोचना है बस। बोले जी 1 2 3 4 5 6 कौन सा रूल, बोथ चेंज विद इक्वल अमाउंट, छोटा किधर बड़ा है नहीं, छोटा जीतेगा मींस के अब छोटा बढ़ है, छोटे के बढ़ने से नीचे वाली रेशो 115, शुक्र है बरम रह गया 1% से, तो रेशो क्या हो गई, कम होगी, बस ये रूल लगाना है। अच्छा एक कभी आ सकता है मसला, वो अगर एड्रेस करना हुआ तो कल करेंगे, वो ये है कि ये 3 रुपए से बढ़ है और ये 9 रुपए से बढ़ है, फिर बहुत स्यापा होगा, फिर ये कोई रूल नहीं है, फिर रूल कोई नहीं है, फिर पता क्या करना पड़ेगा, फिर बड़ा मुश्किल काम करना पड़ेगा। 3 डिवाइडेड बाय 60 कितने % इंक्रीज आई, समझ रही हैं बात, और 9 डिवाइडेड बाय 100 कितने % चेंज आई, जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी ना वो उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा, जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी हिट करने की उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा। ये अभी तक जितने मैंने एमसीक्यूज किए हैं अभी बैठ के आज सुबह या कल, और जितने पास पेपर हैं उनमें मुझे नहीं ये नजर आया कहीं कि ऐसा हुआ हो। लेकिन अगर बोथ चेंज विद, वैसे आप बड़े हो गए हैं, ट्राई करें ये कॉन्सेप्ट जरा करें, 3 डिवाइड बाय 60, 3 डिवाइडेड बाय, फिगर्स को बड़ा कर लेना, ऐसे फिगर्स को, इसको 15 कर लें और इसको 33 कर लें। बोथ चेंज विथ, नहीं माय डियर, बोथ चेंज विथ अनइक्वल अमाउंट। अच्छा 15 को डिवाइड करें 60 से, 25% इंक्रीज आई। अच्छा नीचे आए, 33 डिवाइड बाय 100, 33%। अब जरा बताएं रूल क्या है, अब छोटे बड़ा नहीं देखना, ज्यादा परसेंटेज चेंज वाला जीतेगा। अब ज्यादा परसेंटेज चेंज वाला कौन सा है, ये नहीं, नीचे ऊपर वाला ना बोले 100, ज्यादा परसेंटेज चेंज वाला कौन सा है, 100 के बढ़ने से, 100 नीचे वाली फिगर है, नीचे वाली फिगर के बढ़ने से, शुक्र है ये रूल किसको समझ आ गया, ये छठे वाला। एक परसेंटेज चेंज निकाल के देखनी पड़ेगी, परसेंटेज चेंज निकाल के देखनी पड़ेगी कैलकुलेटर के ऊपर, उससे ओवरऑल इफेक्ट पता चल जाया करेगा, फिर परसेंटेज चेंज वाला बोला करेगा। असल में ना रूल यही है जो सब पे लग जाता है, असल रूल ये है जो इस पे लग जाता है। लेकिन हमने क्या किया हुआ है, हम परसेंटेज चेंज निकालने के आदी नहीं है, वो तो बहुत टाइम लग जाएगा पेपर में, तो हमने झटके तरीके निकाले हुए हैं सारे। रूल वो है जो एक ही हो और हर जगह चले, वो रूल ये है, ज्यादा परसेंटेज चेंज वाला हमेशा हिट किया करेगा। देखें ऊपर वाला बढ़ है तो ऊपर वाले में परसेंटेज चेंज ज्यादा आ रही है, नीचे वाले में आ ही नहीं रही, तो ऊपर वाला जीतेगा। असल रूल ये है, लेकिन वो कभी भी आज तक पेपर में लगाना नहीं पड़ा। तो बेस्ड ऑन दिस पास पेपर क्वेश्चन 12 हम करते हैं, इस रूल को हम ब्लैक में कर देते हैं, ब्लैकआउट कर देते हैं इस रूल का, ये ब्लैक, ये रूल ब्लैक में चला गया। अब आप हजरत पास पेपर का क्वेश्चन 12 कर दें, 2-3 मिनट लगाएं, ज्यादा टाइम ना लगाइएगा। हाँ वो भी करेंगे, अभी तीनों सवाल पास पेपर के जो रहते हैं मुझे पता है मेन वाले जी, ठीक है वो भी करा देंगे आपको। कौन सा, अच्छा क्या है उसमें दिखाओ, चलो आप अभी क्वेश्चन 12 तो करो ना। इंडिकेटिंग वेदर, इसकी सेकंड एडजस्टमेंट कौन सी, प्रेफरेंस शेयर्स, इसमें क्या उसने एसेट बढ़ रहे हैं तो डिनोमिनेटर ज्यादा अमाउंट से बढ़ रहा है, तो चलो ठीक है, सोलर सिस्टम वाला मसला है। आपका क्या मसला है, सोलर सिस्टम वाला, चलो उस पर मेहनत करते हैं, फिर आज मेहनत करते हैं, पार्ट बी में याद कराना। वेल डन यार, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप हजरात जाके घर में एफर्ट कर रहे हैं। माय डियर तसल्ली से पास पेपर क्वेश्चन नंबर 12 बनाओ, दूसरा पार्ट।